जय श्री राम। अभी हम यूनिट 7 देखने वाले हैं। जो मॉड्यूल ए में यूनिट 7 जो है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो मॉड्यूल ए है, उसमें से हम यूनिट 7 अभी शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली यूनिट 7 किस बारे में बोलता है, तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब इंडिया में जो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो कैसे इम्प्लीमेंट हुए, उसका क्या बेनिफिट हुआ, उससे क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम सब देखने वाले हैं। तो अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म माने गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है, वो गवर्नमेंट कम करते चला जाता है। दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर हर एक बात में अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पीड से सब कुछ चलने लगता है। तो इसके कारण अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें डीरेगुलेशन लाना पड़ता है, और डीरेगुलेशन लाने के लिए उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये किस बारे में बोलता है, तो बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कैसे कम हुआ, और कैसे हमने कुछ नए रिफॉर्म्स लाके इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया, वो हमें इस यूनिट में पूरा देखना है। तो अभी बढ़ेंगे सर आगे पहले कंसेप्ट के ऊपर। पहला कंसेप्ट है पहला कंसेप्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो जो मैंने अभी बात की कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू डीरेगुलेशन, ये आपको अंडरलाइन करना है सर। डीरेगुलेशन माने क्या? श्रिंकिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम करना, दैट इज डीरेगुलेशन, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट का साइज हम जब कम करते हैं, साइज मतलब कंट्रोल, गवर्नमेंट का साइज कभी कम नहीं होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल जब हम कम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या डीरेगुलेशन। टू रिमूव डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय रेगुलेशंस और द presence of government rather than new or enhanced regulations or government programs to alleviate distortion caused by the market failure। तो अभी दो तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ज्यादातर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल कम किया जाता है, और एक ऑप्शन है कि हम नए स्कीम्स लाके इकोनॉमिक रिफॉर्म करें। लेकिन इंडिया जैसे देश में अगर नए स्कीम्स खाली हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमको मार्केट के ऊपर छोड़ना है, हमें लोगों के ऊपर छोड़ना है, और उधर से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकता है, उधर से ही डेवलपमेंट हो सकती है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए दो ऑप्शंस है, एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करो या फिर नए स्कीम्स लॉन्च करो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करने से ज्यादा बढ़िया डेवलपमेंट हो सकती है। सो दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसको ही हम बोलते हैं डीरेगुलेशन, उसको ही हम बोलते हैं डीरेगुलेशन। बढ़ेंगे सर आगे। हिस्टोरिकली द रिफॉर्म प्रोसेस हैज सीन परस्यूट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज, ये आपको अंडरलाइन करना है। तो अभी गवर्नमेंट जब डिसीजंस लेता है तो मार्केट को मद्देनजर रखते डिसीजन लेता है, मार्केट को देखते डिसीजन लेता है। तो उससे क्या होता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट देख के डिसीजन लेता है। इसलिए मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, और डेवलपमेंट के लिए इजी रहता है। दैट फॉस्टर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट ऑगमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केट। सो बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होने के बाद किसका कंट्रोल बढ़ता है? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल बढ़ जाता है। सो दैट इज द नेचुरल आउटकम। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इंडिया में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया 1991 में। आपको ये सर याद रखना है, 1991 में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुआ था, और उसका नाम था नियो लिबरल पॉलिसी। नियो लिबरल पॉलिसी, इसका नाम था नियो लिबरल पॉलिसीज। नियो लिबरल इसका मतलब क्या? तो नियो लिबरल इसका मतलब तीन उसमें
थिंग्स इंक्लूडेड थी। एक था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। सो ये जो नियो लिबरल पॉलिसीज का मतलब क्या है, बेसिकली नियो लिबरल पॉलिसीज इसका मतलब यही है कि हमने हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी, हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया, तो इसके कारण हमें बहुत बेनिफिट्स हुए और जो हमारे इधर रिस्ट्रिक्शंस थे वो हट गए। बाहर के लोग इंडिया में आने लगे, हम बाहर जाने लगे, तो इससे बिजनेस बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी और हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया। 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो बाहर के लोग ज्यादा आ नहीं सकते थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे। इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स होते थे, तो इसके कारण बिजनेस का जो पेस था वो बहुत ही कम था। और इसके कारण 1991 में हमने एक बड़ा रिफॉर्म लाया, उसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसको ही हम बोलते हैं नियो लिबरल पॉलिसी, उसको ही हम बोलते हैं नियो लिबरल पॉलिसी। ये हमने यूनिट 1 में ही पढ़ा है, लेकिन इधर और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बढ़ेंगे सर आगे। Put in place by the Indian government, the three main pillars of this change were known as LPG, liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये तीन चीजें ऐसी थी कि जिसने हमारा पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म ही बदल दिया, इकोनॉमिक आउटकम ही बदल दिया। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर। इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस्ड पॉवर्टी थ्रू ऑल सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज, एनहांस कैपेसिटी इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये सब में हमें चेंजेस देखने को मिले। बढ़ेंगे सर आगे। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रियल सेक्टर। रियल सेक्टर मतलब नॉट रियल एस्टेट सेक्टर, रियल सेक्टर माने क्या चेंज हुआ, तो रियली क्या हुआ इंडिया में ये हमें देखना है। तो पहला जो चेंज लाया गया उसका नाम था लिबरलाइजेशन। उसमें आपको लिखना है सर रिमूविंग लाइसेंस राज, रिमूविंग लाइसेंस राज। तो पहले क्या होता था कि अगर मुझे कुछ भी बिजनेस करना है तो मुझे गवर्नमेंट के पास जाके मुझे लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर मैं बिजनेस कर पाता था। इसके कारण कुछ बहुत कम ऐसे लोग थे कि जो गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस ले सकते थे और बिजनेस कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन सिटीजन्स के ऊपर था। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज को पूरा हटा दिया, लाइसेंस राज को पूरा हटा दिया। दूसरा जो इसने लिबरलाइजेशन में हुआ वो था, आपको लिखना है रिलैक्सिंग इंपोर्ट्स, रिलैक्सिंग इंपोर्ट्स। तो जो इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटीज हुआ करती थी वो कम कर दी गई। इससे कारण हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर सके और इधर कुछ वैल्यू एडिशन करके इंडिया में सेल हो सके या एक्सपोर्ट भी हो सके। तो लिबरलाइजेशन के दो मेन एस्पेक्ट थे, एक था लाइसेंस राज को हटाना और दूसरा एक था वो था हमारे जो इंपोर्ट के ऊपर के जो टैरिफ्स है वो कम कर देना। सो रिलैक्सिंग इंपोर्ट टैरिफ्स आपको लिखना है, रिलैक्सिंग इंपोर्ट टैरिफ्स। तो इससे क्या हुआ, इससे एक काम हुआ कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा। इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा। दूसरा काम क्या हुआ इसमें, गवर्नमेंट का कंट्रोल हट गया, गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस्ड। तो इधर जो इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था कि अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया तो ही आप बिजनेस कर सकते हो, ऐसा जो कंसेप्ट था वो पूरा हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, कंट्रोल आप कंट्रोल लिखो, गवर्नमेंट कंट्रोल वाज रिड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो रिड्यूस कर दिया गया। और तीसरा एक हुआ लिबर्टी टू इंपोर्ट गुड्स, लिबर्टी टू इंपोर्ट गुड्स, लिबर्टी टू इंपोर्ट गुड्स। तो तीन इसके आउटकम्स हुए। एक आउटकम हुआ हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, दूसरा जो काम हुआ वो था गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ क्योंकि लाइसेंस कंसेप्ट निकाल दिया गया, और तीसरा जो काम हुआ वो था इंपोर्ट
में लिबर्टी देना, आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी मच रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे उसका काम हुआ था। दूसरा जो इसमें हुआ वो था प्राइवेटाइजेशन। जो दूसरा हुआ वो था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन माने क्या कि पब्लिक का जो रोल है, पब्लिक माने गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम करना। तो उससे क्या होता है, उससे प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स आने के बाद इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बेटर रहता है। तो बढ़ेंगे सर, पहले आपको इस लाइन को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, लिमिटिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है उसको लिमिट कर देना, उसको कम कर देना, उसको रिड्यूस कर देना, इसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन। Privatization introduced in India as a part of reform invited more and more foreign participation and FDI flow। तो बाहर से क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है तो बाहर से लोग नहीं आते, क्योंकि उनको पता है सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, तो हम उधर जाके बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसके कारण गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होना बहुत ही जरूरी था अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना था तो उसके ही कारण प्राइवेटाइजेशन किया गया। बढ़ेंगे सर आगे, ग्लोबलाइजेशन। तीसरा जो काम किया गया वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का सीधा और एकदम सिंपल मतलब है ओपनिंग द बॉर्डर्स, या हम बोल सकते हैं ओपनिंग द इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग द इकोनॉमी। मतलब अभी जो पहले दो हमने देखे, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, वो खाली इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन हम बाहर के लोगों के लिए करते हैं। मतलब हम हमारी इकोनॉमी ओपन करके बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आओ हमारे इधर बिजनेस करो, और उससे क्या होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा, हमारी भी इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी, तो ग्लोबल इकोनॉमी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करने का चांस उधर मिलता है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो हम ले सकते हैं, और उसका बेनिफिट हमारे सिटीजन्स को, इंडिया के लोगों को हो सकता है। तो इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन ओपनिंग द इकोनॉमी, ओपनिंग द इकोनॉमी। इससे क्या होता है सर, एफडीआई आपके पास आता है। एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है, एफडीआई हमारे पास आता है। एफडीआई का सीधा मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है। और दूसरा एक होता है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब खाली इंडिया में ट्रेड तो होता ही है, लेकिन अगर बाहर का भी ट्रेड हमको मिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर पाए, तो उससे ज्यादा अच्छा बेनिफिट हमको मिल सकता है। और उसके कारण क्या क्या होता है, हमने ये ग्लोबलाइजेशन में भी देखा था। इससे कारण कैपिटल आता है, नॉलेज आता है, टेक्नोलॉजी आती है, पीपल एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब हमारे लोग उधर जाके काम करेंगे, उधर के लोग हमारे इधर आके काम करेंगे, और कल्चर एक्सचेंज हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज। सो ये पांच चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन से मिलती है। कैपिटल आने लगता है, नॉलेज बैंक हमारी बढ़ती है, क्योंकि बाहर का कुछ अगर नया है तो वो हम जान सकते हैं, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाहर की अगर टेक्नोलॉजी है वो भी हम हमारे इधर ला सकते हैं। फिर पीपल, हमारे लोग उधर जाके काम करेंगे, उधर के लोग हमारे इधर आके काम करेंगे, तो पीपल एक्सचेंज भी पॉसिबल है। और पांचवा जो है वो है कल्चरल, तो कल्चरल भी एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के ये कुछ बेनिफिट्स हमने अभी देखे। बढ़ेंगे सर आगे, अभी हम स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ वो क्या था, वो हमें देखना है। तो इसमें कुछ कमिटीज की नेम्स दी गई है, तो वो आपको कमिटीज की नेम्स याद रखनी है। हम इधर एक चार्ट करेंगे, वो चार्ट आपको लिख के लेना है और वो आपको याद रखना है। पहला जो कमिटी था वो था चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी, तो चक्रवर्ती कमेटी, ये चक्रवर्ती कमेटी जो थी ये मॉनेटरी पॉलिसी का रिफॉर्म लेके आई थी। तो चक्रवर्ती कमेटी ये किसके लिए थी, ये मॉनेटरी पॉलिसी के रिफॉर्म के लिए लाई थी।
फिर जो बड़ी एक कमिटी का नाम है वो है नरसिंहन कमेटी, नरसिंहन कमेटी। तो अभी एक राज की बात बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, ये कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी कमिटी है और ये इसका क्या काम था। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक सिंपल सा देखना है कि ऑप्शन में नरसिंहन कमेटी है क्या। अगर नरसिंहन कमेटी होगी तो आपको उसको टिक करना है। अगर आपको नहीं पता तो हम तो बहुत सारी कमिटीज कवर अप करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता है कि सब कमिटीज के नाम हम याद भी रखते हैं लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हमको याद नहीं आता। तो उस टाइम क्या करना है, अगर नरसिंहन कमेटी होगी तो आपको नरसिंहन कमेटी को टिक कर सकते हो, उसका आंसर बराबर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये आप एक राज की बात याद रखना। तो चक्रवर्ती कमेटी किसके लिए थी? फॉर मॉनेटरी पॉलिसी थी। फिर नरसिंहन कमेटी 1 किसके लिए थी? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए थी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर आई वो कमेटी थी वो पद्मनाभन कमेटी, पद्मनाभन कमेटी, पद्मनाभन कमेटी। तो पद्मनाभन कमेटी का क्या काम था? पद्मनाभन कमेटी का काम था रिव्यू बैंक सुपरविजन। जो आरबीआई का रिव्यू होता है, मतलब जो आरबीआई का सुपरविजन होता है उसका रिव्यू लेने के लिए पद्मनाभन कमेटी बिठाई गई थी और उनका काम यह था कि आरबीआई का सुपरविजन बराबर से चल रहा है क्या, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सजेस्ट करने के लिए पद्मनाभन कमेटी फॉर्म की गई थी। तो रिव्यू बैंकिंग सुपरविजन, रिव्यू बैंकिंग सुपरविजन, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला जो कमेटी का नाम है वो है अगेन नरसिंहन कमेटी 2, नरसिंहन कमेटी 2। तो नरसिंहन कमेटी 2 का क्या क्या काम था? तो नरसिंहन कमेटी 2 का काम बेसिकली रिव्यू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स है उसका रिव्यू करने के लिए इसका नरसिंहन कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। तो बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिक जो रिव्यूज करने थे उसके लिए नरसिंहन कमेटी 2 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर था वर्मा कमेटी, वर्मा कमेटी, वर्मा कमेटी ये था वीक बैंक्स के ऊपर, मतलब जो बैंक्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम में है, जिनके पास लिक्विडिटी नहीं है, जिनके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में क्या करना है, तो उनके लिए वर्मा कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और लास्ट था आरएच खान कमेटी, आरएच खान कमेटी, आरएच खान कमेटी था एफआईज एंड बैंक्स का कोऑर्डिनेशन के लिए, एफआई एंड बैंक्स का कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये आरएच खान कमेटी का रोल। तो ये कमिटीज के नाम आपको याद रखने हैं। चक्रवर्ती कमेटी ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए था। फिर नरसिंहन कमेटी 1 ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए था। फिर पद्मनाभन कमेटी ये बैंक सुपरविजन का रिव्यू लेने के लिए था। फिर नरसिंहन कमेटी 2 जो था वो रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, तो स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रिफॉर्म्स हुए थे उनका रिव्यू करने के लिए नरसिंहन कमेटी 2 था। फिर वर्मा कमेटी जो था वो वीक बैंक्स के ऊपर था और आरएच खान कमेटी जो था वो एफआई एंड बैंक्स का जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए किया गया था। तो ये 6 कमिटीज के नाम आपको अच्छे से याद रखने, यूनिट 7 में ये 6 कमिटीज के नाम दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। अभी हम बैंकिंग स्पेसिफिक सेक्टर्स जो है वो हम देखने वाले हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में कैसे चेंजेस हुए, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ, आरबीआई ने क्या क्या चेंजेस किए, नरसिंहन कमेटी 1 के क्या क्या चेंजेस थे, नरसिंहन कमेटी 2 के क्या क्या चेंजेस थे, ये सब हमको इस स्पेसिफिक कंसेप्ट में देखना है। तो बेसिकली अब हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर्स देखने वाले हैं। तो उसमें पहला जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। ऑब्वियसली हम बैंकर्स है तो इसके लिए हमें पहले बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए वो हमें पहले देखना है। तो बढ़ेंगे सर पहले कंसेप्ट के ऊपर। तो पहला जो एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रूडेंशियल मेजर्स। जो आप इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन करते हो तो उसको ही हम बोलते हैं प्रूडेंशियल मेजर्स, उसको ही हम बोलते हैं प्रूडेंशियल मेजर्स। जो एनपीए का प्रोविजनिंग होता है उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल मेजर्स। फिर जो एक और एक अच्छा इनिशिएटिव लाया गया वो था एनहांसिंग कंपटीशन। अभी क्या हुआ था, अभी तक
बैंक्स में कंपटीशन नहीं थी, तो इसके कारण क्वालिटी ऑफ सर्विस उतना स्टैंडर्ड नहीं था। जब कंपटीशन बढ़ाई गई, जब कंपटीशन शुरू हुई, तो हर एक बैंक ने अपना क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करना शुरू किया। तो दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग द कंपटीशन। और उसके कारण क्या हुआ, पब्लिक को जो सर्विस मिल रही थी वो अच्छी मिलने लगी, और उसके कारण सर्विसेज का क्वालिटी बढ़ने लगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ लोक अदालत। फिर एक अच्छा काम हुआ, वो था फॉर्मेशन ऑफ लोक अदालत। सो लोक अदालत मतलब क्या कि अगर किसका लोन एनपीए हो गया तो उसको कोर्ट में जाके बहुत टाइम जाता था। इससे टाइम भी वेस्ट होता था, पैसा भी वेस्ट होता था, और आउटकम कुछ हुआ नहीं था। तो इसके कारण क्या हुआ, एक अनदर हम क्या बोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप उधर जाके जल्दी से केस आपका जो है, जो डिस्प्यूट है, जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, और वो लोक अदालत में आप कर सकते हो। तो ये आउट ऑफ द कोर्ट आपको सेटलमेंट आप कर सकते हो, तो उसके कारण आपका जो एनपीए है उससे कुछ आपको रिकवरी मिल सकती है। फिर डीआरटी मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये जो थे वो एस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि अभी क्या होता था कि हर एक जो एनपीए का अकाउंट है, हर एक बोरोवर का जो एनपीए का अकाउंट होगा वो कोर्ट में जाके रिजॉल्व करना पड़ता था। तो कोर्ट तो बहुत ओवर प्रेशर हो गए, क्योंकि उनको बाकी के भी केसेस थे और ये बैंक के भी केसेस बढ़ने लगे। तो उससे कारण कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं था, इतना मैन पावर नहीं था कि वो हर एक केस को सॉल्यूशन दे सके। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने एक लॉ इंप्लीमेंट किया और उसके अंदर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया। तो बैंकिंग के जो केसेस है, एनपीए के जो केसेस है, रिकवरी के जो केसेस है, वो डेडिकेटेडली आप डीआरटी में ले जाओ और उधर आपका रिजोल्यूशन हो सकता है, ऐसा उनका सोच थी। और उसके कारण ये डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल उन्होंने एस्टेब्लिश किए गए थे। फिर अगला जो एक बदलाव लाया गया वो था एआरसी। एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका मतलब क्या है, अभी फॉर एग्जांपल मैं ब्रांच मैनेजर हूं, मेरे पास से 50 करोड़ का लोन का पोर्टफोलियो है और उसमें से 5 करोड़ मेरा एनपीए है। तो 50 करोड़ का लोन का पोर्टफोलियो, 5 करोड़ मेरा एनपीए, ये मेरा ब्रांच का स्टेटस है। अभी क्या होता है, अभी अगर मुझे बिजनेस करना है एज अ ब्रांच मैनेजर, तो मुझे नए जो लोन्स है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैं रिकवरी और यही देखते बैठा तो मैं नया बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो उसके कारण एक तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम किस में जाता है, एनपीए का मैनेजमेंट करने में जाता है। तो एनपीए देखने में ही मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम चला जाता है, तो नया बिजनेस में नहीं ला सकता। तो उसके कारण एक डेडिकेटेड कंपनी होगी कि जो एनपीए का देखेगी। तो उसको हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब क्या होता है, जो बैंक्स होती है वो एनपीए का जो उनका पोर्टफोलियो रहता है उसमें से कुछ अकाउंट्स एआरसी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो प्रेशर है रिकवरी का, हमारा जो प्रेशर है वो कम होता है, और एआरसी तो वही काम करने वाली है। एआरसी तो एनपीए रिकवरी करने वाली है, तो वो काम वो कर लेती है। तो हमारा नया बिजनेस करने के लिए हमको टाइम मिलता है और एआरसी को भी बिजनेस मिलता है, क्योंकि एआरसी का बिजनेस ही यही है कि एनपीए का रिजोल्यूशन करना। तो इसके कारण एआरसी का एस्टेब्लिशमेंट होने लगा। बढ़ेंगे सर आगे। दीज रिफॉर्म्स एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग फ्रेमवर्क ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन। NBFCs have also been subjected to competition and efficiency। तो बेसिकली NBFC भी शुरू होने लगे, NBFC भी आने लगे बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंक्स तो थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, और उसके साथ साथ NBFC का भी इनकॉर्पोरेशन होने लगे और NBFC भी काम करने लगी। तो ये था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का एक इंट्रोडक्शन। अभी बढ़ेंगे सर अगले पॉइंट के ऊपर, उसका नाम है फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स। तो अभी पहले फेज में क्या कुछ रिफॉर्म्स नए लाए गए। तो बेसिकली नरसिंहन कमेटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे सजेशंस लेकर आई थी। उनके 2 रिपोर्ट्स थे, एक कमिटी 1 का रिपोर्ट था और एक कमिटी 2 का रिपोर्ट था। बेसिकली नरसिंहन जो थे वो हमारे आरबीआई के एक्स गवर्नर थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद उनको इस कमिटी का हेड बनाया गया।
और उनको बोला गया कि आपको ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर में हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हो सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये कुछ नए रिफॉर्म्स आप लेकर आओ तो वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नरसिंहन कमेटी 1 और नरसिंहन कमेटी 2 का गठन किया गया था। बढ़ेंगे सर पहले कंसेप्ट के ऊपर, टू रिबिल्ड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उनका रीजन क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो वीक बैंक्स है, हमारे जो बैंक्स है जो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, जो फाइनेंशियली अनहेल्दी हो चुके हैं, तो उनको अभी हेल्दी बनाना है। क्योंकि अगर बैंक्स रहेंगे तो ही इकोनॉमी चलेगी। आपको तो पता है कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था तो दो ही ऑर्गेनाइजेशंस थे जो काम कर रहे थे, एक था स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा था बैंक्स। क्योंकि बैंक्स अगर बंद पड़ गए, अगर बैंक्स अगर बंद कर दिए तो पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो बैंक्स तो बहुत ही जरूरी है अगर हमको इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमी को चलाना है, इकोनॉमी को जीवित रखना है। तो बैंक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो अनहेल्दी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूरी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। तो वैसे ही बैंक्स आर द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो उनके लिए तो हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है और वो हेल्दी करने के लिए ये नरसिंहन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। बढ़ेंगे सर कंसेप्ट के ऊपर, टू रिबिल्ड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपको सर हाईलाइट करना है। एंड टू मेक देयर फंक्शनिंग एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल, ये भी आपको हाईलाइट करना है। हाई लेवल कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिंहन, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन 1992। उन्होंने पहला जो अपना रिपोर्ट दिया था वो 1991-92 में दिया था और उसके साथ साथ आरबीआई ने कुछ इंप्लीमेंटेशन किए गए। तो पहला जो रिफॉर्म लाया गया उसका नाम था कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म। कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म, कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स लिखो आप, सीआरएआर भी उसको हम बोलते हैं, सीआरएआर या सीएआर भी हम उसको बोलते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। तो बेसिकली सीआरएआर मतलब कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये एक ही टर्म है, उसको ही हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। बेसिकली ये क्या होता है, तो अभी देखो आप बैंकिंग करते हो मतलब क्या करते हो, आप पब्लिक से डिपॉजिट लेते हो और लोन देते हो। अभी आपका क्या है उसमें, आपका तो पैसा लगा ही नहीं। सी, आपने तो डिपॉजिटर से पैसे उठाए और लोन दिए, तो आपका पैसा तो था ही नहीं। मतलब जो रिस्क है वो किसके ऊपर चला गया, वो डिपॉजिटर्स के ऊपर चला गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का लोन डिपॉजिट लिया और 80 रुपए का लोन दिया और वो लोन एनपीए हो गया, तो किसका लॉस होने वाला है? तो डिपॉजिटर का लॉस होने वाला है, क्योंकि 100 रुपए तो उनका था। तो आपका रिस्क क्या है? ये आरबीआई को पता चला कि बैंक का तो रिस्क ही नहीं है, और अगर एनपीए बढ़ने लगे, बैंक प्रॉब्लम में आने लगी, तो प्रॉब्लम डिपॉजिटर्स को होगा, क्योंकि सब पैसा तो डिपॉजिटर्स का लगा हुआ है। तो बैंक का कैपिटल कहाँ गया? तो इसके लिए बैंक का भी कैपिटल होना चाहिए। आप खाली डिपॉजिटर्स के पैसे से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको अपना कैपिटल रखना पड़ेगा। और वो भी कैसे रखना पड़ेगा? आप जितनी रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। आप जितनी रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। तो आप अगर 100 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो आपको 10 रुपए का कैपिटल रखना पड़ेगा, अगर कैपिटल एडिक्वेसी 10% है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। मतलब रिस्क और कैपिटल का एक रेशियो उन्होंने दिया है, वो आपको मेंटेन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क के हिसाब से आपको कैपिटल रखना है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। ये आप सर याद रखो, बैंकर्स के लिए ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। भले ही आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, अभी आपको कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप भले ही जेआईबी दो नहीं तो नहीं दो, लेकिन आपको कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब पता होना ही चाहिए। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स मतलब क्या? रिस्क के हिसाब से अपना कैपिटल मेंटेन रखना। खाली डिपॉजिटर्स के पैसों से आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये इसका कंसेप्ट है। बढ़ेंगे सर आगे, रिडक्शन इन सीआरआर एसएलआर। तो दूसरा जो रिफॉर्म लाया गया वो था रिडक्शन इन सीआरआर एसएलआर। तो सीआरआर एंड एसएलआर का रिडक्शन हुआ क्योंकि पहले सीआरआर और एसएलआर बहुत ज्यादा थे।
एसएलआर तो 40% था और सीआरआर 10% था। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए का डिपॉजिट आता है तो उसमें से 40 रुपए तो एसएलआर में जाएगा और 10 रुपए तो कैश में रहेगा, तो मेरे पास लोन देने के लिए खाली 50 रुपए बचेंगे। तो दैट वाज द बेसिक पिक्चर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई को पता चला कि अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमको लोनेबल फंड्स बढ़ाने होंगे। अगर बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा लोन देने के लिए तो लोन नहीं हो पाएगा, और अगर लोन नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो इसके कारण आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर और एसएलआर का रिडक्शन किया। ये भी नरसिंहन कमेटी का सजेशन था। बढ़ेंगे सर आगे। डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स मतलब क्या? डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स, तो डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स मतलब क्या? पहले क्या हुआ था, पहले आरबीआई बताती थी कि आपको कितना लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है और उसके हिसाब से आपको लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना पड़ता था। लेकिन नरसिंहन कमेटी ने सजेशन दिया कि आप मत बोलो कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, क्योंकि हर एक बैंक का कॉस्ट और उनका प्रॉफिट और उनका बिजनेस का तरीका और उनका बिजनेस मिक्स सब अलग है। तो हर एक बैंक का आप नहीं तय कर सकते और ऐसा ब्लैंकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं बोल सकते जो सबके लिए सुटेबल होगा। तो इसके कारण नरसिंहन कमेटी का ये सजेशन था कि आप मत बोलो, बैंक को डिसाइड करने दो कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। तो वो उनका डिसीजन होना चाहिए, ना कि आरबीआई का डिसीजन होना चाहिए। बढ़ेंगे सर आगे। क्रेडिट डिलीवरी, अभी इसका मतलब क्या है? क्रेडिट डिलीवरी मतलब होता है कि हर एक आदमी के पास आपका लोन पहुंचे। तो हर एक आदमी को लोन मिलना चाहिए, वो भले ही वीकर सेक्शन से हो, वो भले ही कुछ कम इनकम वाला हो, लेकिन उसको भी लोन मिलना चाहिए अगर उसकी नीड है तो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके ही कारण क्रेडिट डिलीवरी का कंसेप्ट आरबीआई ने शुरू किया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को और ज्यादा अच्छे से रिफॉर्म किया गया और उसके कारण बहुत सारे लोगों तक बैंक्स पहुंचने लगी। दैट वाज द बेसिक लॉजिक। फिर जो एक बदलाव बड़ा आया वो था डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, बेसिकली हर एक लोन का केस कोर्ट में जाता था। अभी कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट तो ओवर प्रेशर हो गए क्योंकि उनको बाकी के भी केसेस थे और बैंक के भी केसेस आने लगे। तो उनके पास तो इतना मैन पावर नहीं था कि वो सब कुछ लेके डिसीजन देने लग जाए। तो उसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया और आरबीआई ने क्या किया, इस नरसिंहन कमेटी के सजेशन के ऊपर एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जिसका नाम दिया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अभी बैंक के जो केसेस थे वो डीआरटी में जाना शुरू हो गए। तो इसके कारण कोर्ट का जो प्रेशर है वो कम हुआ और डिसीजंस भी फास्ट मिलने लगे, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो 5 साल लगते हैं, लेकिन डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में डिसीजंस फास्ट मिलने लगे। तो ये था डीआरटी। अगला जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ वो था एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो अभी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी एंट्री मिलने लगी, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इनको अभी एंट्री मिलने लगी, क्योंकि पहले तो खाली कोऑपरेटिव बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हुआ करती थी, लेकिन नरसिंहन कमेटी 2 का ये भी सजेशन था कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक शुरू करने के लिए परमिशन दे दो और उनको भी आने को अलाउ करो। तो उससे क्या होगा, कंपटीशन और बढ़ेगा और ज्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगी। बढ़ेंगे सर आगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, सॉरी एमलगमेशंस। मर्जर्स एंड एमलगमेशंस लिखो, एक्विजिशन मत लिखो। मर्जर्स एंड एमलगमेशन, एमलगमेशन मतलब एक में समा जाना, एक का दूसरे में समा जाना, एक का दूसरे में समा जाना, दैट इज एमलगमेशन या मर्जर। तो बेसिकली क्या हुआ था, कुछ ऐसे बैंक्स भी थी कि जो वीक हुई थी, जो अनहेल्दी थी, अभी उनको अगर बंद किया तो डिपॉजिटर्स का पैसा डूबेगा। तो उसके कारण आरबीआई ने क्या किया, उन बैंक्स को मर्ज करना शुरू कर दिया। तो कुछ दूसरे जो बैंक्स थे, जो हेल्दी बैंक्स थी, उसमें मर्ज करना शुरू किया। उसको ही हम बोलेंगे मर्जर्स एंड एमलगमेशंस। और जो लास्ट एक रिफॉर्म आया वो था सुपरवाइजरी सिस्टम। सुपरवाइजरी सिस्टम, तो आरबीआई का जो सुपरविजन था वो और भी सिस्टमैटिक किया गया और भी अच्छा किया गया, ताकि बैंक के ऊपर
अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सके। दैट वाज द बेसिक लॉजिक। बढ़ेंगे सर सेकंड फेज रिफॉर्म्स के ऊपर। ये तो फर्स्ट फेज था। अभी सेकंड फेज रिफॉर्म में नरसिंहन कमिटी 2 का रिपोर्ट आया 1998 में। तो ये 1992 में आया था, ये 1998 में आया। द गवर्नमेंट सेटअप Committee on Banking Sector Reforms under leadership of M. Narsihan. The benefits of the second phase of banking sector reforms were, पहला जो था वो था डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग। पहले क्या हुआ था, पहले हम अगर ब्रांच भी खोलने जाए तो मुझे आरबीआई का लाइसेंस लगता था, तो वो नरसिंहन कमेटी बोली आप ये निकाल दो क्योंकि ये मुश्किल कर रहा है नए ब्रांच ओपन करने के लिए। तो हर एक ब्रांच के लिए अगर मैं आरबीआई के पास जाते बैठा और लाइसेंस लेने के लिए परमिशन मांगते बैठा तो बहुत टाइम जाएगा और उससे ब्रांचेस का जो नेटवर्क है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसके कारण डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग शुरू किया गया। फिर जो दूसरा एक रिफॉर्म आया वो था प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो पहले भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स आए थे लेकिन सेकंड फेज में और ज्यादा उसका रिफॉर्म हुआ और ज्यादा डेवलप्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स उधर इंट्रोड्यूस किए गए। और लास्ट जो था वो था कैपिटल एडिक्वेसी। तो पहला जो रिफॉर्म का पार्ट था, फर्स्ट फेज था, उसमें कैपिटल एडिक्वेसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इस फेज में उसको और ज्यादा इंप्रोवाइज किया गया, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंप्रोवाइजेशन, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंप्रोवाइजेशन। फिर अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो पहला था प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब क्या, बेसिकली हर एक लोन अकाउंट की कितनी रिस्क है और उसके हिसाब से हम प्रोविजन करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनपीए होने के बाद, पैसा डूबने के बाद हम प्रोवाइड करें, पहले से ही हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर एप्रोप्रिएशन होता है पीएनडीएल को। अगर एकदम से एनपीए बढ़ा तो एकदम से प्रॉफिट कम दिखेगा और उस टाइम हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका पिक्चर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए पहले से ही आप अपनी रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से आप प्रोविजनिंग करो, उसके हिसाब से आप डाइवर्सिफिकेशन करो, उसके हिसाब से आप एनपीए का मैनेजमेंट करो। दैट वाज द बेसिक लॉजिक ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो पहला जो पॉइंट है वो देखेंगे, इंक्लूड द फेज्ड इंप्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रूल्स इन ऑर्डर टू लोअर द रिस्क। हमको रिस्क जो है वो लोअर करनी थी क्योंकि एनपीए का रिस्क बैंकिंग सेक्टर में बहुत बढ़ चुका था। एडॉप्शन ऑफ सीआरआर नॉर्म्स, accounting norms, recognition of different component of risk, application of the mark to market principle for investment portfolio and limits, Basel II, ये सब रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स में आता है। हमारे पास कैपिटल भी एडिक्वेट होना चाहिए, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें हमारा कैपिटल मेंटेन करना जरूरी है। हमारे एनपीए जो है वो कंट्रोल में होने चाहिए और एनपीए का रिकवरी अच्छे से होना चाहिए। ये सब इसमें इंक्लूड किया गया था। अगला जो पॉइंट है वो था डायरेक्टिंग द रिसोर्सेस ऑफ द बैंक्स टू द निश एरियाज एंड सस्टेन एफिशिएंसी इन द बैंकिंग सिस्टम, अ ग्रेडेड अप्रोच ऑफ रिटेल बैंक लाइसेंसिंग। तो बेसिकली हर एक जो पार्ट है बैंकिंग का वो प्रॉपर से वर्क होना चाहिए, उसमें रिसोर्सेस आने चाहिए और उसके कारण जो एफिशिएंसी है वो सस्टेन होनी चाहिए, वो एफिशिएंटली बैंकिंग चलना चाहिए। अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे सर, उसका नाम है सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स। तो पहला जो था वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स थे, अब है वो सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स है। अब जो है वो है सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स। सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स मतलब क्या, तो बेसिकली establishment of board for financial supervision as the apex supervisory authority for commercial banks, FIs and NBFC। एक बोर्ड का गठन हुआ, वो किसके लिए था, वो सुपरविजन के लिए था। मतलब वो एक टॉप अथॉरिटी रहेगी जो बैंक्स, FIs और NBFC का सुपरविजन करेगी। अगला कंसेप्ट सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार्क कर लेना और लिख के भी लेना,
वो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैमल्स। कैमल्स, अभी कैमल्स क्या होता है? कैमल्स मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, C stands for capital adequacy. C stands for capital adequacy. C stands for capital adequacy. A stands for asset quality, मतलब अपना लोन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी, ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जितना आप रिस्क उठा रहे हो उसके हिसाब से आपको कैपिटल रखना है। आपका जितना ज्यादा रिस्क उतना आपको ज्यादा कैपिटल रखना जरूरी है। फिर एसेट क्वालिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है। M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, तो बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। E स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स। E स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स एंड L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी। L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी, तो बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। E अर्निंग्स भी इंपॉर्टेंट है, तो कैमल्स का फुल फॉर्म क्या है? C स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A स्टैंड्स फॉर एसेट क्वालिटी, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, E स्टैंड्स फॉर अर्निंग एंड L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ कैमल्स। अगले कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं, वो है रिकास्टिंग ऑफ द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। अभी कुछ बैंक्स में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, वो बैंक्स का ऑडिट भी हुआ था लेकिन वो ऑडिट में कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ और बाद में वो प्रॉब्लम्स दिखने लगे और बैंक, कुछ कुछ बैंक्स तो बंद भी हुए। तो आरबीआई को ये लगा कि आप जब स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो तो आपको अच्छे से देखना है, तो उसका जो रोल है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का वो बढ़ा दिया गया, उनका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया ताकि प्रॉपरली ऑडिट हो सके और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहले से ही आरबीआई को पता चले, पहले से ही बैंक को पता चले और उसके कारण डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड कर पाए। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड रिकास्टिंग द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। और उसके साथ साथ जो इंटरनल ऑडिट है उसका भी आरबीआई ने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कब करते हो? साल के बाद एक बार ही स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो वो तो होना ही चाहिए, लेकिन बीच में भी आपका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। तो इसके कारण कंकरेंट ऑडिट और ये सब ऑडिट्स का कंसेप्ट शुरू हुआ। दैट वाज द बेसिक चेंज इन द ऑडिट पर्सपेक्टिव। ऑडिट पर्सपेक्टिव का जो चेंज था उसमें ये इंप्लीमेंट हुआ था। अगला जो कंसेप्ट है वो है कंपटीशन रिफॉर्म्स। कंपटीशन रिफॉर्म्स, अभी बैंक्स में कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि उससे हमारा जो सर्विस क्वालिटी है वो बढ़ सके। तो कंपटीशन रिफॉर्म्स उसके लिए थे क्योंकि बैंक्स जो थी इंडिया में वो बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल था और उसके कारण गवर्नमेंट का बैकिंग होने के कारण जो बैंक्स थी वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी। तो उसके लिए आरबीआई को लगा कि हमारे बैंक्स को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तो ही जाके हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी हो सकती है। तो बैंक्स इन इंडिया वेयर अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, बैंक्स इन इंडिया वेयर अनकॉम्पिटिटिव, तो ये तो बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव थी और इनएफिशिएंट भी थी, क्योंकि उनके पास कंपटीशन नहीं थी तो एफिशिएंसी वो दिखाते नहीं थे। और इसका कारण क्या था? एक्सेस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसका कारण क्या था? एक्सेस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल था कि वो अपने हिसाब से, अपने पॉलिसी के हिसाब से वो काम ही नहीं कर पाती थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल उधर ज्यादा था, तो इसके लिए कंपटीशन रिफॉर्म्स लाने पड़े। अगला पॉइंट देखेंगे, प्राइवेट एंड इंटरनेशनल बैंक्स हैव बीन परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया इन ऑर्डर टू फॉस्टर कल्चर ऑफ कंपटीशन एंड ग्रेटर चॉइस। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया? नए प्राइवेट बैंक्स को एंट्री देना शुरू कर दिया कि आप आओ और आप बिजनेस करो, ताकि नेशनलाइज बैंक्स जो है वो कंपटीशन में आने लगेंगे और उनका भी क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगा। अगला जो कंसेप्ट है वो है एफडीआई एंड एफपीआई नॉर्म्स। एफडीआई एंड एफपीआई नॉर्म्स, ये हम यूनिट 8 में देखने वाले हैं, तो अभी आप लिख लो खाली, यूनिट 8 में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई माने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो था वो शुरू हुआ, तो उसके कारण अपने आप कंपटीशन बढ़ने लगा और ज्यादा से ज्यादा बैंक्स का जो सर्विस था उसका क्वालिटी अच्छा होने लगा।
अगला जो कंसेप्ट है वो है मार्केट रिफॉर्म्स। तो मार्केट में क्या नए रिफॉर्म्स आरबीआई ने लाए और इंप्लीमेंट किए थे? मार्केट रिफॉर्म्स में पहला जो था वो था सीआरआर एंड एसएलआर रेट्स का रिडक्शन, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा थे तो उसके कारण बैंक्स को जो लोनेबल फंड्स अवेलेबल रहते थे तो वो कम होते थे। तो आरबीआई को ये लगा कि अगर बैंक के पास कम पैसा होगा तो कम लोन दिए जाएंगे, और अगर कम लोन दिए जाएंगे तो इकोनॉमी फास्ट नहीं बढ़ सकती, इसलिए आरबीआई ने एसएलआर और सीआरआर को कम किया। और उसके उसके कारण क्या हुआ, बैंक के पास लोनेबल फंड्स बढ़ने लगे और लोन्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, और लोन्स ज्यादा होने के कारण इकोनॉमी भी बढ़ने लगी। दैट वाज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड मार्केट रिफॉर्म्स। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो पहले क्या हुआ था, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अपना प्राइसिंग तय करती थी, वो आरबीआई ने बंद कर दिया। आरबीआई ने बोला मार्केट को डिसाइड करने दो कि क्या प्राइस होने चाहिए। तो दैट वाज द बेसिक मार्केट रिफॉर्म इन इंडिया। फिर मनी मार्केट शुरू हुआ, फिर और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो अच्छी होने लगी। ये सब चेंजेस मार्केट रिफॉर्म्स में होने लगे। अगला जो नया रिफॉर्म आया वो था इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो बैंक के लिए लॉ भी बहुत जरूरी है। अगर लॉ का सपोर्ट नहीं होगा तो बैंक रिकवरी नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए कोर्ट्स का जो प्रेशर था वो कम करने के लिए लोक अदालत बिठाए गए। फिर डीआरटी का कंसेप्ट शुरू हुआ, फिर सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटी शुरू हुई, फिर कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। ये कंसेप्ट था, मतलब अगर बड़ा लोन है तो उसको हम डीआरटी में लेके जाके कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो डेब्ट है, वो जो लोन दिया है कंपनी को, उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा कि उससे बैंक का भी नुकसान ना हो और वो कंपनी भी अपने आप सुधर जाएंगी और हमारा बिजनेस बढ़ने लगेगा। सो बेसिकली एनपीए हुआ तो रिकवरी तो करनी है, लेकिन कुछ लोन्स में ऐसा होता है कि खाली रिकवरी करने से वो नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसमें कुछ नया करना पड़ता है, उसको ही हम बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली आप एक एग्जांपल देखो कि आपके पास एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है जिसको आपका एक्सपोजर 500 करोड़ का है। अभी अगर वो एनपीए हुआ तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। तो वो एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर एनपीए हुआ तो क्या करेंगे, उसमें उसको कैसे हैंडल करेंगे? खाली उसको सरफासी में लेके जाके, डीआरटी में लेके जाके वो रिजॉल्व नहीं होगा और उससे कुछ भी बेनिफिट बैंक को नहीं मिलेगा। तो उसको आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम बोलते थे कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और फिर एक नया कंसेप्ट आया सरफासी। सरफासी का बेनिफिट क्या था कि आप कभी भी पोजीशन ले सकते हो, मतलब एनपीए होने के बाद आप बैंक को राइट है कि आप कभी भी पोजीशन लेके आप वो जो एसेट है वो सेल करके आपका पैसा रिकवर करो। दैट वाज द बेसिक लॉजिक ऑफ सरफासी। आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज। जो सिबिल वगैरह वगैरह है उसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज बोलते हैं। तो बेसिकली बैंक के पास अभी अच्छे से इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि किसको कितना लोन दिया गया है, किसका एक्सपोजर कितना है, ये हमें पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोन सैंक्शन करते हैं तब। फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन डिफॉल्टर्स एज वेल एज अदर बोरोवर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया to act as a central counterparty in the payments and settlement system for fixed income securities and money market instruments। अगला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक नया रिफॉर्म लाया गया वो था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ये क्या है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज से ना खुश नहीं हूं, मुझे कुछ सर्विसेज में दिक्कत हो रही है, तो मैं ओम्बड्समैन के पास जाऊंगा। ओम्बड्समैन मतलब एक मिडल मैन होता है, जो ना कोर्ट होता है, ना कोई अदालत होता है, ना कोई ट्रिब्यूनल होता है, वो खाली एक मिडल मैन होता है जो मेरी बात सुनेगा, बैंक को भी सुनेगा और उसका डिसीजन देगा। तो दैट इज बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो ये कोर्ट के बाहर
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। आप कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि कोर्ट में जाके किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो आप ओम्बड्समैन के पास जाके आपका जो कुछ प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ये इम्प्लीमेंट हुई थी। फिर अभी वो 2021 में उसका नाम बदल दिया गया है और उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो अभी आरबीआई के अंडर जो जो एंटिटीज आते हैं, बैंक्स, एनबीएफसी, एफआईआईज वगैरह वगैरह, तो उनके लिए सबके लिए एक ही स्कीम बनाई गई है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो अभी पहले क्या हुआ था, पहले एनबीएफसी के लिए ओम्बड्समैन स्कीम अलग थी, बैंक के लिए ओम्बड्समैन स्कीम अलग थी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए ओम्बड्समैन स्कीम अलग थी। तो हर एक एंटिटी का अलग अलग स्कीम रहता था, तो उससे प्रॉब्लम हुआ था, तो वो एक कर दिया। तो आरबीआई के अंडर जो जो एंटिटीज आते हैं उसमें फिर वो बैंक रहेगी, एनबीएफसी रहेगी, एफआईज रहेंगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रहेगी, एआरसी रहेगी। तो ये सबको मिला के अभी एक ही स्कीम बना दी गई है, उसका नाम दिया है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। फिर एक नया कंसेप्ट आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसका रीजन क्या था कि आपके पास डीआरटी भी थे, आपके पास सरफासी भी था, तो फिर और एक लॉ लाने की क्या जरूरत थी। तो बेसिकली डीआरटी में क्या होता था, डीआरटी में भी अभी टाइम ज्यादा लगने लगा। पहले तो अच्छा था कि इमीडिएटली आपके केसेस रिजॉल्व होते थे, लेकिन जैसे केसेस का लोड बढ़ने लगा तो डीआरटी का भी हाल कोर्ट जैसा होने लगा। तो उसके लिए सरफासी लाया गया कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एनपीए होने के बाद आप इमीडिएटली जाके सेल कर सकते हो। तो वो भी कुछ केसेस में प्रॉब्लम कर रहा था, कुछ केसेस में उधर दिक्कत होने लगी थी। तो उसके कारण एक लॉ लाया गया जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसको हम शॉर्ट में आईबीसी 2016 भी बोलते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि जो सरफासी में पॉसिबल नहीं है वो आप आईबीसी में कर सकते हो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग करते टाइम अगर मुझे ओनरशिप चेंज करनी है, अगर मुझे कंपनी के ओनर्स को ही चेंज करना है, तो उसके लिए हम आईबीसी में वो प्लान कर सकते हैं और वो इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अगला जो पॉइंट है, अगला जो रिफॉर्म है वो था टेक रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म, टेक रिफॉर्म और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। तो उसमें बहुत एक बड़ा बदलाव जो किया गया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो लाया गया वो था इन्फिनेट। इन्फिनेट ये इंडिया का फाइनेंशियल नेटवर्क है, मतलब जो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ये इन्फिनेट के ऊपर होते हैं। ये पूरा का पूरा आरबीआई का है और ये पूरे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का बैकबोन है। ये आपको याद रखना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फिनेट एज फाइनेंशियल सेक्टर कम्युनिकेशन बैकबोन as well as implementation of negotiated dealing system for screen based trading in government securities and RTGS। तो बेसिकली क्या है, पहले जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते थे, ट्रेड करते थे, तो हम फोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते थे। तो उसके कारण मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलता था कि कौन से सिक्योरिटी का कितना रेट है और क्या उसका वोलेटिलिटी चल रहा है। तो उसके लिए आरबीआई ने एक सिस्टम बिठा दी, उसका नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। तो आपको एक स्क्रीन मिलता है और वो स्क्रीन के ऊपर आप पूरी हालचाल देख सकते हो और उसके हिसाब से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अभी टेलीफोन से ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एंड आरटीजीएस। अभी पेमेंट जो होता है सिक्योरिटीज के लिए वो आरटीजीएस के ऊपर होता है, तो इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल जाता है। दैट इज द बेसिक रिफॉर्म। अगला पॉइंट है एटीएम, कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह। तो ये तो है ही। अगला पॉइंट देखेंगे, हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर केसी चक्रवर्ती। ये आपको अंडरलाइन करना है सर, चक्रवर्ती कमिटी।
with representatives from IIT, IIM, IDRBT banks and the Reserve banks created IT vision document 2011-17 provided roadmap for increase IT usage। तो एक और एक कमेटी हम अभी पढ़ रहे हैं, उसका नाम है चक्रवर्ती कमेटी। वो किसके लिए था? वो बेसिकली आरबीआई ने बिठाया था कि आप एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करो कि आईटी का यूज अभी बैंकिंग में कैसे बढ़ रहा है और उसका और भी यूसेज कैसे बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और एक रोड मैप दे दो कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई थी, चक्रवर्ती कमेटी, और उनका काम यही था कि आईटी विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया था। अगला जो पॉइंट है वो है न्यू टेक्नोलॉजी सच एज एआई एंड एमएल। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल का मतलब मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है मशीन लर्निंग। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी बहुत ज्यादा बैंक में यूसेज हो रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है जनधन योजना। ये बहुत ही बड़ा स्कीम हुआ था गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अकाउंट ही नहीं था, बैंक अकाउंट ही नहीं था। तो उनके लिए ये एक अच्छा स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। फिर ई केवाईसी का कंसेप्ट था, मतलब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फिजिकल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, खाली आपका इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर नया एक आया, वो था यूपीआई। सबसे बड़ा अगर कुछ रिफॉर्म आया है बैंकिंग में तो वो है यूपीआई। अगला पॉइंट के ऊपर जाएंगे, और एक आपको कंसेप्ट याद रखना है अच्छे से, जैम ट्रिनिटी। जैम मतलब जनधन आधार मोबाइल। मतलब आपका जनधन अकाउंट आधार से लिंक्ड होगा, आधार मोबाइल से लिंक्ड होगा। इसको हम बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज दी जाती है, जो गवर्नमेंट के स्कीम से पैसा लोगों को दिया जाता है, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो बीच में से कोई खिसक लिया पैसा, कोई निकल गया पैसा, ऐसा नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा। आपको डायरेक्टली जो बेनिफिट्स है वो आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। उसको हम डीबीटी भी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसको हम बोलेंगे आपको पैसा आसानी से मिल सकता है। अगला जो कंसेप्ट है वो है डेप्ट मार्केट रिफॉर्म्स। तो डेप्ट मार्केट मतलब क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो डेप्ट सिक्योरिटीज होती है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह, ये सब इसको हम बोलते हैं डेप्ट मार्केट रिफॉर्म्स। अगला जो पॉइंट है वो है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है 91 डेज ट्रेजरी बिल्स। 91 डेज ट्रेजरी बिल्स इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले 182 डेज का ट्रेजरी बिल था, और फिर 91 डेज का ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया। जीरो कूपन बॉन्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ये हम मॉड्यूल्स डी में देखने वाले हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। पहले क्या होता था कि जब बॉन्ड इशू होता है तो वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इशू होता है। मतलब अगर 10% बॉन्ड, मतलब वो पूरे लाइफ टाइम, मतलब पूरे बॉन्ड के टर्म के लिए 10% आपको मिलेगा। लेकिन एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की गई, फ्लोटिंग रेट, मतलब एनएससी का रेट अगर बदला तो मेरे बॉन्ड का भी रेट बदल जाएगा, दैट इज फ्लोटिंग रेट। तो अभी फॉर एग्जांपल एनएससी का रेट है 7%, अभी एनएससी का कितना रेट है? 7%। तो मेरे बॉन्ड का रेट है 9%, मतलब 7+2। जो एनएससी का रेट होगा उससे 2% ज्यादा, तो 9%। अगर एनएससी का रेट 6% हुआ तो मेरे बॉन्ड का रेट कितना होगा? 8% होगा। दैट इज द लॉजिक। बढ़ते हैं सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये आपको याद रखना है, ये हम यूनिट 8 में करने वाले हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको हम प्यार से FIIs भी बोलते हैं, इन्वेस्टर्स, FIIs,
foreign institutional investors were allowed to invest in government securities subject to certain limits. तो कुछ लिमिट करके उनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी गई थी. दैट वाज द बेसिक लॉजिक. तो बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का चांस अभी मिलने लगा. फिर जो रिफॉर्म्स आए उसका एक पहला रिफॉर्म है डीवीपी, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट. मतलब एक हाथ से लो, एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से सिक्योरिटी लो और दूसरे हाथ से पैसा दो. दैट इज डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट. फिर बाद में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये भी शुरू हुआ. फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आया, ये भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो इसको हम बोलते हैं एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो ये कुछ मार्केट डेब्ट मार्केट के रिफॉर्म्स हुए थे. अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ सर? अभी transition from single currency fixed exchange rate system to controlling the level of the rupee against a basket of currencies, then to market determined floating exchange rate system. पहले क्या हुआ था, पहले क्या होता था, आरबीआई रेट तय करती थी एक करेंसी के ऊपर. अभी वो बंद किया गया. मार्केट को बोला कि आप ही रेट डिसाइड करो और वो फ्लोटिंग रह सकता है. मतलब जैसे रुपी का वेटेज बढ़ेगा वैसे वो और महंगा होगा, जैसे कम होगा वैसे वो सस्ता होने लगेगा. तो दैट वाज मार्केट डिटरमाइंड. अथॉराइज्ड डीलर्स परमिटेड टू इनिशिएट ट्रेडिंग पोजीशंस, बोरो एंड इन्वेस्ट इन ओवरसीज मार्केट. जो अथॉराइज्ड ट्रेडर्स रहते हैं, डीलर्स रहते हैं, उनको बाहर भी वो बोरो कर सकते हैं, उनको ये इजाजत मिल गई थी. Banks are also permitted to fix interest rate on non-resident deposits subject to certain specifications. तो पहले क्या होता था कि जो नॉन रेसिडेंट के डिपॉजिट्स रहते थे उसके ऊपर आरबीआई डिसाइड करती थी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. वो अभी बैंक को बोला कि आप ही तय करो, आप ही आपके हिसाब से करो, लेकिन कुछ उसमें कंडीशंस रहेगी. तो ये कुछ नए चेंजेस किए गए थे. जो लास्ट कंसेप्ट है इसमें वो है एफआईआईज एंड एनआरआईज परमिटेड टू ट्रेड इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. तो एफआईआई और एनआरआईज को भी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करने की इजाजत दी गई थी. तो वो भी उनको अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी थी फॉर एफआईआईज एंड एनआरआईज. एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर. अगला जो कंसेप्ट है वो है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स. पहला जो उसमें हुआ वो था इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. तो इंश्योरेंस में एक बड़ा बदलाव जो लाया गया वो था इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999. तो उसके अंडर ही आईआरडीए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए 1999. तो बेसिकली जो इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लाया था उसके अंडर ही आईआरडीए का गठन हुआ और वो रेगुलेट करने लगी पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को. तो रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुरू हुआ 1999 में. तो पहले भी इंश्योरेंस थे लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं था क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी. तो उसके लिए एक अथॉरिटी फॉर्म की गई, उसका नाम है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. और वो फिर इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेशन करने लगी. रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, ये आपको लिख के लेना है, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस मार्केट. अगला पॉइंट है क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब क्या? अभी बैंक को भी परमिशन दी गई कि आप भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करो, क्योंकि आपके पास तो कस्टमर का डेटा है ही, तो वो डेटा यूज करके आप भी क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप भी सेल कर सकते हो. तो बेसिकली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके कारण बैंक को ओपन हुए थे. A large number of private insurance companies generally with foreign capital requirements were formed. उसमें आधा रह गया है, आगे आप कंप्लीट करो. वेयर फॉर्म्ड,
ये आपको लिखना है। सो दिस वाज द बिगेस्ट चेंज इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अगला जो पॉइंट है वो है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज और वो जो है वो सब क्या क्या हुआ था उसमें। Package of reforms containing measures to liberalize, regulate and expand the capital market was introduced with goal of improving market efficiency, increasing transparency, integrating national markets and preventing unfair trade practices। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चलते थे, तो वो बंद करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। उसमें पहला रिफॉर्म था सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992, तो उसके अंडर ही सेबी का गठन हुआ और सेबी बन गया कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर। तो सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड और वो एस्टेब्लिश्ड होने के बाद वो बन गया रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। सो वो रेगुलेटर बन गया। अगला जो पॉइंट है वो है इन 1992, ये तो सबसे बड़ा रिफॉर्म था। इन 1992 स्टॉक एक्सचेंज वेर ओपन टू एफआईआईज, स्टॉक एक्सचेंज वेर ओपन टू एफआईआईज। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर दिए गए, तो वो भी अभी उधर से पैसा इधर इन्वेस्ट कर सकते थे। तो स्टॉक एक्सचेंज ओपन टू एफआईआईज, ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया था पूरे कैपिटल मार्केट में। एडीआर और जीडीआर का कंसेप्ट भी शुरू हुआ। एडीआर और जीडीआर आप ये खाली लिख के लो, बाद में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एडीआर और जीडीआर मैं तब ये रेफरेंस दूंगा कि हम कहाँ पे पढ़ा, हमने कहाँ पे पढ़ा था। अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। एस्टेब्लिशिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंक्रीजिंग ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, ये भी क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। ये सब टेक्निकल कंसेप्ट है, मॉड्यूल डी में ये सब इंक्लूडेड है। राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और ग्रोइंग म्यूचुअल फंड्स, ग्रोइंग म्यूचुअल फंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग म्यूचुअल फंड्स वेयर सर्टेन रिफॉर्म्स इन द इंडियन कैपिटल मार्केट्स, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे क्या क्या डिसीजंस लिए गए, तो पहला था फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, मतलब जो गवर्नमेंट का बजट है उसके लिए भी कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो वो भी है। फिर टैक्स के रिफॉर्म्स लाए गए, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो और अच्छा किया गया। फिर जीएसटी आया और सब कुछ आने लगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी इंश्योर किया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म्स बोलेंगे हम उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म्स। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स ये सब मैक्रो मैक्रो लेवल पे थे। ये सब क्या थे, मैक्रो लेवल, म्हणजे पूरा देश को फोकस रख के किए गए चेंजेस थे। मैक्रो मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स। और लास्ट है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये तो सबसे जरूरी होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये कुछ मैक्रो लेवल रिफॉर्म्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अगला जो पॉइंट है वो है सेक्टरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स, मतलब कुछ सेक्टर्स को जरूरत थी रिफॉर्म्स की, उसमें था इंफ्रा, फिर दूसरा था एग्री, फिर तीसरा था फाइनेंशियल सेक्टर और चौथा था इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पॉलिसी, चौथा था इंडस्ट्री पॉलिसी। दिस इज रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर रिफॉर्म्स। तो हमने यूनिट 7 जो है, जो थोड़ा बड़ा था, वो हमने अभी कवर अप कर दिया है। इसमें हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे हैं, तो ये आपको कुछ कुछ याद करने हैं। ये कमिटीज के जो नाम्स हमने देखे वो भी आपको याद करने हैं। तो जो मैंने लिख के दिया है वो एक बार अपने आपको पढ़ना है, और 2-3 बार अगर लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। तो अभी हमने यूनिट 7 तो कंप्लीट कर दिया है, अगले वीडियो में हम यूनिट 8 देखने वाले हैं।